नमस्कार। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था मंत्री परिषद का गठन, जिसके 3 बिंदु हमने पढ़ लिए थे। चौथा बिंदु है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, उसके लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चौथा बिंदु आज का हमारा ये है, पॉइंट वही है मंत्री परिषद का गठन, उसका चौथा बिंदु। 3 बिंदु आपको पढ़ा चुके। चौथा बिंदु है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। तो मंत्रियों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन संसद के किसी सदन का सदस्य हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताओं में चौथे बिंदु में है, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। संसद के सदन का सदस्य होने से तात्पर्य ये है कि वह लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। कहने का अभिप्राय, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति बिना संसद यानी बिना लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बने भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी। कंडीशन ये है कि उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। और ऐसा न होता है या ऐसा नहीं होता है या ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है कानूनन, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर ये सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसका पद समाप्त समझा जाएगा। तो ये है मंत्री बनने की आवश्यक योग्यता, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु
अगला बिंदु हम देखेंगे। देखिए ये 6 महीने वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि मंत्री ऐसे लोगों को भी बना दिए जाते हैं जो संसद में, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, और बनाना उसके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन ये भी कानूनन दृष्टि से बिल्कुल जरूरी है कि उसको 6 महीने के अंदर अमुक सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक की। उसके बाद में है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। 5वां बिंदु है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। इसमें देखिए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शर्तें लेनी होती हैं। पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। देखिए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं भी और उसके साथ प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती हैं। पद यानी जिस पद पर वो हैं वो संविधान के अनुसार या संवैधानिक पद्धति के अनुसार अपने पद का इस्तेमाल बिल्कुल ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठता के साथ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की शपथ होती है। और गोपनीयता की, गोपनीयता मतलब सीक्रेसी, मंत्रिमंडल में जो भी कार्यवाही होगी उसको गुप्त रखा जाएगा, उसको सार्वजनिक बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले जो कार्यवाहियां होती हैं वो बाकायदा बिल्कुल गुप्त रहेंगी। ये बहुत जरूरी होता है, गोपनीयता की शपथ और पद ग्रहण की शपथ, जो कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने लेता है। ठीक है, ये हमारे संविधान की परंपरा अनुसार अनिवार्य है। उसके बाद में अगला बिंदु है मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल, ये 6वां बिंदु है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मंत्री परिषद के कार्यकाल में, मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है, मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है, तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त, जब तक उसे संसद का
विश्वास प्राप्त हो, मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, मंत्री परिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि लोकसभा के कार्यकाल तक जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है, जो कि सामान्यतया 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में मैंने आपको पहले बताया। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, और जिस दिन ये विश्वास टूट जाता है उस दिन सरकारें गिर जाती हैं और मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। इसलिए अपन सामान्य में ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वैसे सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। जब तक कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है मंत्रिपरिषद का संसद में, तब तक सारी चीजें व्यवस्थित रहती हैं और सामान्यतः वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है 5 वर्ष का। लेकिन जिस दिन उसका विश्वास संसद से उड़ जाता है, या मंत्रिपरिषद अपना विश्वास संसद में खो देती है, तो वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। तो ये है उसके कार्यकाल के बारे में। मंत्रियों के वेतन और भत्ते, 7वां बिंदु है मंत्रियों के वेतन भत्ते। मंत्रियों के वेतन भत्ते, इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन, उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है। जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास, इनके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क
निवास, निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, मंत्रियों के वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों, जो उसके कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, मैंने आपको बताया था मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट में मुख्यमंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के सदस्य होते हैं जो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। उनके बाद में राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट के सदस्यों का सहयोग करते हैं। उनके बाद में उप मंत्री होते हैं जो राज्य मंत्रियों का और कैबिनेट के सदस्यों का सहयोग करते हैं। इन तीनों कैटेगरीज के मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। संसद समय समय पर इनका निर्धारण करती है और इनके अलावा, इनके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, उनके रहने का जो जगह है वो, वाहन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये सब मंत्रियों की फैसिलिटीज होती हैं जिनका उपभोग वो करते हैं। ठीक है, ये था मंत्रिपरिषद का गठन और उनको इस संबंध में उनको दी जाने वाली विशेष सुविधाएं। अब उसके बाद में जो हमारा बिंदु है वो है 8वां बिंदु, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। ठीक है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहला कैबिनेट, ठीक है, उसके बाद में राज्य मंत्री, उसके बाद में उप मंत्री। ठीक है, ये 3 पैनल होते हैं मंत्रिपरिषद के। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाती है ये? मंत्रिपरिषद। इन तीनों को जोड़ते हैं तब ये बन जाती है मिनिस्टर्स काउंसिल। बाकी अगर हम इसकी अकेले की बात करते हैं तो इसको हम कब मंत्रिमंडल भी कह देते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मंत्रिपरिषद कहलाती है। कैबिनेट को मंत्रिमंडल क्यों कहते हैं, मैं आपको एक चीज आसानी से बता देता हूं। देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि इसमें आप देखेंगे कैबिनेट लेवल में वो लोग होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अपने अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी भी होते हैं। उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, वो मात्रा उनकी कम होती है। मैंने आपको बताया था लोकसभा की जो टोटल संख्या होती है, टोटल संख्या का 1/15% भाग मंत्री बनता है, यानी वो पूरे के पूरे 1/15% मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। उसमें भी फिर ये 3 कैटेगरीज बनती हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, उनके लोग होते हैं जो अपने अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और प्रधानमंत्री भी बैठक पूरी मंत्रिपरिषद की नहीं लेता, ध्यान देने की बात है ये। उसमें सारे लोग नहीं रहेंगे, उसमें कैबिनेट लेवल के लोग रहेंगे। कैबिनेट लेवल के ही लोग प्रधानमंत्री से बैठक करते हैं और प्रधानमंत्री मोस्टली उन्हीं की बैठक लेता है। उसके बाद कहने का अभिप्राय हो गया कि कैबिनेट में वो लोग होंगे जो हमारे देश के मुख्य विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट के लोगों को सहयोग करने के लिए भी होते हैं और बहुत सारे राज्य मंत्री भी अपने अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है मंत्रिपरिषद की। उसके बाद में उप मंत्री, ये उप मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री और कैबिनेट के लेवल के लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आज हमारा मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली ये टॉपिक पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो बताई हुई चीज़ों के उनके ऊपर गौर करेंगे। बाकी का आगे का बिंदु जो है मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं, न्यायपालिका है, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।